स्मॉल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल है। हमेशा एक सेट सीक्वेंस फॉलो करना, फोर्सेस ड्रॉ करने का, नहीं तो फोर्सेस मिस हो जाएगा। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स शो करता हूँ, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ये इसको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स N1 होगा, दिस इज एक्शन, ये क्या हो जाएगा रिएक्शन का सारा बनाते हैं। नीचे जमीन है, जमीन भी इस ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, ऊपर पुश कर रहा होगा, तो क्या मैं इसका इंटो लिख सकता हूँ, रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जमीन पर है, जमीन इस लॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्स F लगा देते हैं। बात समझ में आया? F से पीछे लगेगा, F ऊपर नहीं लगेगा, F जिसको टच कर रहा है उसी पे लगता है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इस केस में एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला है, ठीक है। एक स्फीयर का फॉर एग्जाम्पल, समथिंग लाइक दिस। ये बेसिक हमने पहले भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, दो। तो ये टेंजेंट स्फीयर पे टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ का सरफेस डिफाइंड है या नहीं, देखो लग किस पर है, स्फीयर पे लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन किसको देख के बनाएंगे, जो लगा है उसको देख के बनाएंगे। कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, ये नॉर्मल ऐसा लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ से भी नॉर्मल ऐसा लगेगा नहीं लगेगा। क्या मैं दोनों को एन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्यों? अच्छा मैंने दिया नहीं, बट लेट अस से अगर ऐसा है कि दोनों के एंगल्स क्या है, थीटा, तो दोनों का प्लेसमेंट एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा नहीं होगा, तो दोनों नॉर्मल्स का वैल्यू क्या होगा, सेम, एंड दोनों किसके थ्रू पास करेगा, सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। समझ में आ रही है ये सब चीजें? पक्का? जैसे कि मैंने हमेशा यहाँ पर देखा है कि टेंशन हमेशा क्या करता है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, ये याद रखना, टेंशन ऑलवेज पुल्स। उसके आगे हमने नॉर्मल पढ़ा था, नॉर्मल हमेशा क्या करते हैं, कोई दिक्कत किसी को है ना? कुछ रेमेडीज बनाते हैं, कुछ से क्लियरिटी हो, मैंने से कि हम इस सिस्टम का गड़बड़ी बना लें। सो इन दिस केस यहाँ पर एक पुली है, एक रस्सी है, सोचो यहाँ पर, और एक पुली इसके साथ कनेक्टेड है। दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए, है ना? सुटेबल हमेशा याद रखना कि अगर रस्सी मासलेस होता है, पहले ही बताया था, कहते रोप इज मासलेस, टेंशन हर जगह पर क्या होगा, सेम। तो ऐसे बिकॉज एंटायर सिस्टम इज मासलेस, यहाँ का टेंशन अगर टी है ना, है ना, तो यहाँ का भी टेंशन क्या होगा, टी होगा, बिकॉज मासलेस है। माइंडेड, जब हम ये कहते हैं कि रस्सी मासलेस है तो टेंशन सेम होगा, तो मैं किसी एक रस्सी के बारे में बात कर रहा हूँ, अलग अलग रस्सी के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर ये सिंगल रस्सी है तो इसकी हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम, और इस रस्सी में टेंशन का वैल्यू अलग होगा, लेकिन इसके हर पॉइंट में क्या होगा, सेम। ये कह रहा हूँ बिकॉज टेंशन कितना होगा वो स्ट्रेच पे डिपेंड करता है। इस रस्सी का स्ट्रेचिंग कंडीशन, इस रस्सी का स्ट्रेचिंग कंडीशन क्या अलग है। तो ठीक है, इसका अगर हम एबिलिटी बनाते हैं, अभी यहाँ पर कुछ चलो इस तरह से तो शो नहीं करना, अगर सिर्फ मैं एबिलिटी बनाता हूँ इसका, तो नीचे क्या लिखूंगा, हमेशा क्या है, ग्रेविटी शो करो, दिस इज व्हाट डी डैश, है ना। अगर मैं इसका एबिलिटी बनाता हूँ तो दिस इज ब्लॉक ए, नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, एम ए इंटू जी, ऊपर क्या लिख देंगे, टी, है ना। इस पुली का बनाएंगे तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर एक रस्सी है, यहाँ पर एक रस्सी है, यहाँ पर एक रस्सी है या नहीं है? ये रस्सी नहीं होकर रॉड भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। रस्सी हमेशा क्या करता है, पुल। तो ये अगर रस्सी है, पुली को क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, तो ऐसे बनाना है एरो को। हाँ, अपने आप को बोलो क्या, ये रस्सी इस पुली को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो एरो ऐसा हो। कौन सा रस्सी है जिसका टेंशन क्या दिया है, टी टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डबल डैश, एक्चुअली टी डैश हमने यहाँ यूज कर दिया। सबका है समझ में? इस पुली का अगर हम एबिलिटी बनाते हैं, ध्यान से देखना, एक रस्सी इधर है ना, बोलो एक रस्सी ऐसा है नहीं है, एक रस्सी ऐसा है, तो रस्सी हमेशा क्या करता है, पुल करता है। तो पुल को ये रस्सी क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, तो ऐसे रो बनाना है, घर और मत करना, देखें तो अपने आप हमेशा
हमेशा बोलना रस्सी पुल, तो ऐसा ही होगा। इस रस्सी का टेंशन कितना ट्रिपल टी डैश। यहाँ पर भी रस्सी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, यहाँ पर भी रस्सी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। दोनों टेंशन का हम लोग टी टी ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा तुम्हें? हम कैसे एम्बली बनाते हैं? कोई दिक्कत? श्योर? पॉज। ये तो काम कर रहा है। सोचो इसका बड़ी बना है, एक ही रस्सी है, बहुत ही सिंपल है। सोचो ऐसा कुछ दिया हुआ डायग्राम है ना, तो यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या होगा टी, लगे से दिस इज कैपिटल राइट। तो इसका बड़ी बनाएंगे तो दिस इज M2, यहाँ पर क्या लगेगा M2 जी, ऊपर क्या लगेगा टी, यहाँ पर M1 है। हमने सबसे पहले क्या शो किया, ग्रेविटेशनल फोर्स M1 जी। कितना सारा कॉन्टैक्ट है, 2 कॉन्टैक्ट, एक जमीन कॉन्टैक्ट, एक रोड वाला कॉन्टैक्ट है ना। जमीन इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, इस तरफ लगा सकते, यहाँ पर रस्सी है या नहीं, इस तरफ टी लगा रहा होगा। एग्जैक्टली। ओके, जो चीज में सीखना है वो ये है, इस केस में अगर मैं इस बड़े वाले कैपिटल एम का बड़ी बनाना चाहता हूँ, हाउ इट लुक लाइक, हमेशा याद रखना, अगर मैं बड़ा एम का बड़ी बनाना चाहता हूँ तो उसके साथ मुझे पुली को भी कंसिडर करना है, बिकॉज पुली उसके साथ क्या अटैच्ड है ना, बिना पुली का बड़ी मत बनाना। याद रहेगा ये सब चीजें, तब लिख के रखो, जैसे मूवी जैसा मत देखो, भूल जाओगे। नोट में लिखा हो तो बढ़िया, नहीं है तो लिख के रखना, ये सब चीजें ध्यान पहले समझ। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, जमीन इस पे नॉर्मल लगा क्या हो जाएगा n डैश। अभी देखो टेंशन बनाना है ना, टेंशन पहले मत बनाओ, रस्सी को ऐसे डॉटेड लाइन से बनाओ। अगर दिक्कत हो रहा है तुम्हें, फिर अपने आप को पूछो कि रस्सी क्या करता है, पुल होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, रेसिस्टी, इसमें पुल होगा तो ऐसा होगा रेसिस्टी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बड़ा सा ब्लॉक किधर मूव करेगा, if the ground is smooth, this is the orientation which is acting towards the left, if it is unbalanced, तो ये चीज किधर मूव करेगा, पीछे की तरफ, है ना। तो ये बिना क्लियर बड़ी बात बनाना, ऐसा क्लियर नहीं है, कॉपी में तो लिख कर रखो एज ए पॉइंट। देखो नॉर्मल हमेशा पुश करता है, रस्सी हमेशा पुल करता है, करेक्ट। रॉड दोनों कर सकता है राइट, ये भी आता है, there is a block attached to the rod, तो रॉड पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रहेगा ये चीज, नोट में लिखा हुआ है, नहीं है तो लिख रखो कि रॉड अगर किसी ब्लॉक के साथ अटैच है वो पुल भी कर सकता है, क्या कर सकता है, पुश भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? अभी न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको पता है, पर न्यूटन थर्ड लॉ का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ ध्यान से। सोचो कि हमारे पास एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, सोचो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है जैसे टेबल, और टेबल के ऊपर ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है। तो मैं इस ब्लॉक का एम्बेडी बनाना चाहता हूँ, तो ब्लॉक का जब आप एम्बेडी बनाएंगे, इफ दिस इज एम, नीचे क्या लग रहा है, सॉरी होने सब लोग ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल एन, एंड एज बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू mg। सो आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर्स, कौशिका, आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर्स, कुछ तो बोलो, यस और नो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं है, क्यों नहीं है पीपल, दे कैन नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी लाइन। क्या है, इफ ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बी, देन बी विल एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन ए, ए और बी पे फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर नॉर्मल एंड एमजी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स, इनफैक्ट दे आर टू डिफरेंट ब्रीड ऑफ फोर्सेस। नॉर्मल पैदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए, एमजी पैदा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन मासेस के इंटरेक्शन के लिए। यू अंडरस्टैंड दिस? सो अगर मैं इसको डिकोड करना चाहूँ तो तुम्हें ये समझना है कि नॉर्मल को लगा कौन है, हु इज अप्लाइंग नॉर्मल, टेबल। तो इसका रिएक्शन किस पे लगेगा, टेबल पे। अगर ये ब्लॉक टेबल ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रहा है, सुनो ना, तो ब्लॉक टेबल पे नॉर्मल लगाएगा, है ना। तो ये एंड ये दे आर व्हाट, एक्शन रिएक्शन पेयर, याद रहेगा ये चीज। अभी ब्लॉक में एमजी किसने लगाया, अगर मैं एमजी को एनालाइज करना चाहूँ, एमजी किसने लगाया, अर्थ ने लगाया, नहीं लगाया, इसका रिएक्शन किस पे लगेगा, अर्थ पे लगेगा, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, याद रहेगा ये चीज। एक्शन रिएक्शन always act on two different bodies, they can never act on the same body, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल सा है, जस्ट
mass, block of mass m is attached to two strings as shown in the figure. एक string ऐसा है, सुने हो ना सब लोग? एक string ऐसा है और ये एंगल कितना? दिस इज थीटा। तो तुम्हें पूछा था फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक और मैं ना टेंशन का वैल्यू निकालूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहली बात, दोनों रस्सी मासलेस है, इस रस्सी का टेंशन T1 बोलता हूँ तो इस रस्सी का टेंशन हम T2 बोल सकते हैं। एफबीडी किसका बनाएंगे? ब्लॉक का बनाएंगे। तो अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूँ, दिस इज एम, नीचे क्या लगा है? यहाँ पर क्या है? रस्सी। यहाँ पर क्या है? रस्सी। फिर आप यहाँ पर क्या बोलते हैं? रस्सी पुल करता है, ये रस्सी इधर पुल कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज T1। ये रस्सी इधर पुल कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? T2। समझ में आया कैसे शो करना है टेंशन? और ये एंगल इन दिस केस कितना दिया है? थीटा। तो T2 का जो ये कॉम्पोनेंट होगा वो कितना होगा? T2 cos थीटा। और T2 का जो ये कॉम्पोनेंट होगा वो T2 sin थीटा। दिस इज T1। नाउ इसके बाद ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, वी शैल से कृष्णा कि x की तरफ जो नेट फोर्स है y की तरफ जो नेट फोर्स है दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर। ये तो सबको पता है, राइट? T2 sin थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? T2 sin थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? तो T2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg by sin थीटा। एंड इधर अगर हम बैलेंस करें T1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? T2 cos थीटा। T2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा। कोई दिक्कत है ना? ऐसा नो पीपल। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ एबीडी का है, पहले से इसका मास m है, इसका मास 2m है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है ना। इसका मास क्या है? 3m। यहाँ पर मैं तुमको सिस्टम चूज करने का मेथड सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर से तुम्हें इसको ब्लॉक ए बुलाते हैं, इसको बी बुलाते हैं, इसको सी बुलाते हैं। सोचो तुम्हें पूछा कि जमीन में कितना नॉर्मल लगाया, बताओ तो एबीडी किसका बनाओगे? जमीन किसका बनाओगे एबीडी? तरुण? हाँ, 3m का बनाएंगे, राइट? सो लेट्स सी कि अगर उसका एबीडी बनाते हैं तो क्या होगा। इसने कहा कि 3m का एबीडी बनाते हैं, तो अगर मैं 3m का एबीडी बनाता हूँ, दिस इज 3m, मैंने क्या सीखा है? सबसे पहले 3mg लगा है ना, जमीन और ऊपर 3m के ऊपर 2m बैठा हुआ है। तो अगर मैंने जमीन को मतलब जमीन जो नॉर्मल लगा जो पूछा गया उसको मैंने क्या बोलते हैं? n1। और 2m 3m को पुश अवे कर रहा होगा नीचे की तरफ, तो ये क्या लग जाएगा? n2। अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तो हम क्या लिखेंगे? अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। इट मींस इन दिस केस अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? n1 इज इक्वल टू व्हाट? n2 + 3mg प्लस n2। देखो तरुण कंप्लीट रहेगा बिकॉज़ हमें n2 का वैल्यू नहीं पता। अभी n2 का वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे किसका एबीडी बनाएंगे? 2m का। अभी 2m पे जो m नॉर्मल लगा रहा होगा वो अननोन हो जाएगा, फिर से वो निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? स्मॉल m का एबीडी बनाएंगे, ठीक। तो हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं करेंगे। हम हमेशा अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है जो कि रेस्ट में है या इस तरीके से मूव कर रहा है कि तुम उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कर सकते हो, then you should always take that opportunity because when you consider the blocks together, उनके बीच का जो फोर्सेस है वो क्या बन जाएगा? इंटरनल फोर्सेस। मतलब एक पे नीचे लगेगा n2, एक पे ऊपर लगेगा n2। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? If you take them together, अगर मैं यहाँ पर 3m 2m और n को एक साथ सिस्टम मान लूँ तो 3m 2m के बीच का जो नॉर्मल है वो इक्वेशन में आएगा नहीं बिकॉज़ दैट इज इंटरनल, और m और 2m के बीच का जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा? इंटरनल, वो इक्वेशन में नहीं आएगा। सो अगर तुम्हें जमीन पे कितना नॉर्मल है वो पूछा गया है तो द बेस्ट वे टू ड्रॉ द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। इन तीनों को एक साथ मान लो, कितना हो जाएगा? 6m। नीचे कितना लग रहा है? 6mg। ऊपर हमने नॉर्मल क्या देख रखा है? लेट्स से दिस इज n1 का वैल्यू इन दिस केस क्या निकल के आएगा? 6mg। क्यों बनाया हमने ऐसा? बिकॉज इस पूरे सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो है 3mg 2mg और mg। देखो 2mg इस पर नॉर्मल लगा रहा है, अगर ये n2 है, 3mg इस पे क्या लगाएगा? n2। m अगर इस पे क्या लगा रहा है? दैट इज n3। तो ये भी m पे क्या लगा रहा है? n3। तो अगर पूरा सिस्टम मान लो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो इक्वेशन में आएगा नहीं, है ना। तो जितना हो सके जितने सारे फोर्सेस को इंटरनल बना सकते हो उतना बना दो, तुम्हारा कैलकुलेशन उतना ही सिंपल होगा। बात समझ में आएगा पेपर? अभी फॉर एग्जांपल अगर पूछे 2m और 3m के बीच का नॉर्मल क्या वो बताओ, है ना। 2m और 3m के बीच तुम किसका एबीडी बनाएंगे? 3m का या 2m का या m and 2m का? m and 2m का बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं 3m का भी बनाऊं तो जमीन वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा? अननोन। हाँ मैंने निकाल लिया है, मैं अभी के क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है कि 2m और n के बीच का क्या नॉर्मल है। तो अगर तुमने 3m का एबीडी बनाया तो 3m पे जो जमीन वाला नॉर्मल है वो तो एक्सटर्नल है ना, वो
निकालना पड़ेगा। इससे बेहतर है तो किसकी एबिलिटी बनाओ, m एंड 2m। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे क्या है, दिस 3m, हमने 3m का नहीं बनाया, तो सिस्टम का क्या लिख सकते हम लोग, 3m। ये इस पे कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा, कितना ना वो n2, ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है, इस व्हाट n2। m2m के बीच का जो नॉर्मल है वो तुम्हें शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज एन इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पर n2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3mg। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, राइट? तो सिस्टम कैसे चूज करना पड़ता है करेक्टली वो सिखा रहा हूँ, याद रहेगा ये सब चीजें। बस मोशन सबको पता है, राइट? Body at rest will be at rest and a body in motion will be in motion until and unless an external force is applied to change its state। तो इसमें इतना ध्यान नहीं देते, बट उसमें जो हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट। जितना ज्यादा इनर्शिया, उसका स्टेट चेंज करना उतना ही मुश्किल है, राइट? आई एम नॉट एलाबोरेटिंग ऑन इट टू मच, बिकॉज हमने ये सब आपको पता है। इनर्शिया कैसे मेजर करते हैं, मास से करते हैं, नहीं? ठीक है सर सुपरमैन कौन उड़ रहा है, हाँ ऐसे कुछ है। ठीक है, उसमें जो काम का बात है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स आता है, वो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम ई वेक्टर इज इक्वल टू m इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम तुम्हें फिजिकली क्या बताएगा, ये तुम्हें फिजिकली नहीं बताता है किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है। बात समझ में आया पीपल? थोड़ा सा वेग है, बट इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। या मोमेंटम तुम्हें ये बताएगा कि इस बॉडी का इम्पैक्ट करने का कैपेसिटी कितना है। मेरे हाथ में बुलेट है, ऐसे करके फेंकता हूँ, इसमें चोट नहीं लगेगा। गन के अंदर डाल के अगर शूट करूंगा तो कुछ हो, राइट? इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इस केस में क्या है, मास सही था लेकिन वेलोसिटी सेकंड केस में बहुत ज्यादा है। ऐसा ना अभी सोच एक साइकिल आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, अरिजीत को बीच में खड़ा कर देता हूँ, बोलता हूँ साइकिल को रोक सकता है, नहीं भी चांसेस है, रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में साइकिल की जगह ट्रक को लेकर आता हूँ और ट्रक ट्रैवल कर रहा है उसी वेलोसिटी से, कितने से 5 मीटर पर सेकंड। इस कहानी में ट्रक एंड साइकिल दोनों का वेलोसिटी सेम था, लेकिन अमाउंट ऑफ मोशन या अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट करने का कैपेसिटी ट्रक के पास क्या होगा, ज्यादा, लेकिन उसको रोक नहीं पाएगा, उसका मास बहुत ज्यादा है, राइट? तो कुछ वैसा ही है मोमेंटम। सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम रिलेशन देखते हैं, याद है सबको? हाँ, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या रखते हैं, बहुत यूज करते हैं, बहुत जगह और इसी के बेसिस पर तुम्हारा ना न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma नहीं है, F इक्वल टू ma इज ए स्पेशल केस, कोरोलरी है वो। एक्चुअल न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, इसमें अगर हम स्पेशल केस लगा देते हैं कि डिग्री ऑफ, अगर मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, तो ये क्या निकल के आएगा, m इंटू dv बाई dt। और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू a अंडर द कंडीशन दैट मास इज व्हाट, कांस्टेंट। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोले? दिक्कत किसी को श्योर तो है ना? और इसी से पैदा होता है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सीक्वेंस क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? So, यहाँ पर अगर इफ f का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, dp बाई dt। और अगर मैंने कह दिया कि if f equal to dp by dt then is equal to dp by dt and if external force acting on the system is equal to what, 0। अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं dp बाई dt that is equal to what, 0। सो p का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट। मतलब p का वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कहता है कि अगर देखो ये बहुत ही डायरेक्शनल डिपेंडेंट इक्वेशन है कि तुम मोमेंटम कंजर्व किसी डायरेक्शन में करोगे। हो सकता है कि एक्स में कोई नेट फोर्स नहीं है लेकिन वाई में है, तो वाई तरफ तुम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन एक्स तरफ जरूर कर सकते हो, क्योंकि एक्स तरफ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब चीजें? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो, जैसे कि बेसिक सा क्वेश्चन है,
ऐसा मत समझना कि सब क्वेश्चन नहीं आता, ये सब याद आता है। क्वेश्चन में तुमको बॉल नहीं समझाना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा कि दैट मीन्स अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। सोचिए ये बैट है हमारा, है ना, एक बॉल आ रहा है, कितने स्पीड से ट्रैवल करके आ रहा है, जैसे 12 मीटर पर सेकंड, टकरा के उतने ही स्पीड से क्या करता है, रिटर्न जाता है 12 मीटर पर सेकंड। इसमें सब लोग गलती करते हैं साइन का, क्योंकि अगर इसमें तुम्हें ये पूछा जाए कि चेंज इन मोमेंटम जीरो मत कह देना, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं टू कंसीडर द साइन, है ना। अगर बॉल के मास को अगर हम m कह देते हैं तो कहने से इनिशियल मोमेंटम इज माइनस n इंटू 12। वाई माइनस? बिकॉज मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान के रखा है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा पीपल, m इंटू 12 विद अ प्लस साइन, बिकॉज इसका डायरेक्शन इस तरह है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या हो गया रिएक्शन दो, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2m इंटू v, ये मतलब 12, है ना। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वाला चीज याद रखना, ये जो साइन है, जब हम मोमेंटम के साथ डील करते हैं, साइन का कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हारे पास एक बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूव विद स्पीड ऑफ, ये तो सिंपल है, चलो ये भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बुलेट ऑफ मास दिस मच मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, बुलेट है जिसका मास कितना है 0.04 kg एंड इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ व्हाट 90 मीटर पर सेकंड, है ना। एंटर्स ए हेवी वुडन ब्लॉक, एक हेवी वुडन ब्लॉक को क्या करता है, एंटर करता है, एंड ही स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पास करने के बाद जब ये बुलेट 60 सेंटीमीटर मूव करता है, यहाँ पर पहुंचने के बाद बुलेट का फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 0. पूछा एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, बिकॉज जब ये वुडन ब्लॉक के थ्रू पास कर रहा है, ये ब्लॉक इस पे पीछे की तरफ रेजिस्टेंस लगा रहा है, नहीं लगा, रेजिस्टिव फोर्स का वैल्यू पूछा गया, है ना। यहाँ से सुनना, अभी तुम्हारे मन में ऐसा आ सकता है, ज्यादा सोचोगे इसमें फोर्स तो वैरी कर रहेगा, हो सकता है ऐसा रेजिस्टिव फोर्स वैरी नहीं, पर ऐसा मत पकड़ना, ठीक है। हम लोग एवरेज मान के ही करेंगे या कांस्टेंट मान के ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, ज्यादा नहीं सोचना। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, सोचना तो ज्यादा चाहिए, मतलब हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सो पीपल इन दिस केस हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 90, इसी तरीके से एक्सीलरेशन निकाल देंगे, वही होगा डिफिकल्ट है। सो we can use the formula v square equal to what, u square plus twice as, v square कितना होगा 0 square, u कितना होगा 90 the whole square plus twice a, साइन में पुट कर देना, जब आंसर निकलेगा साइन के साथ ही निकलेगा, है ना। और डिस्टेंस इन दिस केस हम कर सकते प्लस 0.6, why plus, because it is towards theta, है ना। क्या निकल के आएगा, a का माइनस 90 इंटू 90 डिवाइड बाय व्हाट 2 इंटू 0.6, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना। 2 5 जा 10 और कुछ हटेगा क्या, नहीं, 2 3 जा 6 45 15, उसके बाद कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है ना। सेशन का वैल्यू निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा, एक बार सेशन का वैल्यू निकल के आएगा, उसके बाद तुम m into a करके क्या निकाल सकते हो, बोलो, एवरेज फोर्स निकाल सकते हो। सबको आया समझ में? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सोच के बताओ, इजी है, माइनस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स हमने जस्ट नाउ सेकंड और डिफाइन किया था, f इक्वल टू व्हाट dp by dt, सो दिस इज dp दैट इज इक्वल टू व्हाट f इनटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, जैसे t इनिशियल से लेके t फाइनल तक, ये p इनिशियल से लेके यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, t फाइनल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा पीपल, del p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट f इनटू dt, t इनिशियल से लेके t फाइनल, है ना। अगर फोर्स कांस्टेंट है, if force is what constant, then हम लोग क्या लिख सकते हैं, what can I write, can I say del p in this case is force into del p, है ना, F बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, del p, है ना, ये है ना। सो ये जो del p है ना, इसी को हम इम्पल्स कहते हैं, बात समझ में आया। दैट मींस इम्पल्स का दो डेफिनेशन निकल के आता है। आई टॉक अबाउट इम्पल्स, इम्पल्स क्या होगा, इट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज मास v फाइनल माइनस v इनिशियल, या मैं चेंज इन मोमेंटम को
अभी के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। बट बी केयरफुल, अगर फोर्स वेरिएबल है तो तुम डायरेक्टली एफ इनटू डेल पी नहीं कर सकते, तुम्हें एफ इनटू डी टी करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, पूछा है इन द फिगर गिवन द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास इज 0.1 kg, मास इज 0.1 kg। अगर हम देखते हैं इम्पल्स एट, इम्पल्स मतलब डेल पी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पूछा गया है। एग्जैक्टली, हाँ मुझे पता है कि मैथमेटिकली हम यहाँ पर dt बाई dt नहीं कर सकते, बट ये x वर्सेस t का ग्राफ है या नहीं, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज द वेलोसिटी व्हेन, ये टाइम है ना 2 सेकेंड्स, एट टाइम 2 minus h where h tends to 0, and we shall calculate the velocity at the time 2 plus h where h tends to 0। तो के जस्ट नेबरिंग रीजन्स में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, और हम इस ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे, शेयर स्लोप है इसका वेलोसिटी, तो 2 के जस्ट इस तरफ ये हो गया लाइन, और 2 के जस्ट इस तरफ इट्स अ फ्लैट लाइन, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना, 2 के जस्ट लेफ्ट में, 10 ऑफ दिस एंगल क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। एग्जाम में और एक बार क्रॉस चेक करना, अच्छा 4 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद लिखना, एक बार में मत लिख देना, गलती होने का चांसेस है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या निकल के आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, 2 के बाद स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, राइट, तो उसका स्लोप क्या होगा, दैट इज ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस इज देन v final minus v initial, mass W 0.1 into 2 the minus sign क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 0.2 kg मीटर पर आवर सेकंड। सबको आया समझ में, एक बार इस क्वेश्चन में ध्यान देख के समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, ऑल मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड से आता है, 30 डिग्री पे हिट करता है, इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, 12 से ही रिफ्लेक्ट होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, याद है ना ये सब चीजें। इफ द बॉल इज इन कांटेक्ट फॉर 0.25 सेकंड, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, है ना, वॉल पे कितना एवरेज फोर्स लगता है, बहुत ही बेसिक चीज है, बट स्टिल लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पीपल। सोचिए ये वॉल है हमारा, है ना, और हमारा बॉल अगर ऐसा अप्रोच करें, दिस इज द बॉल, लेट अस से इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम वी सेम ही तो है, सही नहीं है। सो अच्छा चलो एम वी लिखता हूँ, दिस इज एम वी और दिस इज द नॉर्मल टू द सर्विस एंगल कितना है 30। सो यहाँ पर हम एम वी को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, है ना, ये 30 है, तो ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, दिस इज 30, दिस इज व्हाट 60, है ना, ये 60, एम वी cos 60 कितना होगा, एम वी बाई 2, और ये हो जाएगा एम वी √3 डिवाइड बाई, टकराने के बाद क्या होता है उसको देखते हैं। टकराने के बाद अगर ये एंगल 30 डिग्री है, वेलोसिटी पहले जैसा ही रहता है, पहले से दिस इज एम वी, इसका ये कंपोनेंट देखते हैं, ये कंपोनेंट देखते हैं, दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30 पीपल, राइट, एम वी cos 30 कितना होगा, एम वी √3 बाई 2, और एम वी sin 30 क्या हो गया, एम वी बाई 2। तो देखो ये भी एम वी बाई 2 है, ये भी एम वी बाई 2 है, ये वाला पहले कितना था, एम वी √3 बाई 2, अब भी क्या है, एम वी √3 बाई 2 है, तो मोमेंटम तो चेंज हुआ ही नहीं, हाँ मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, कहाँ हुआ, सब मैग्नीट्यूड तो सेम है, बिकॉज तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखने से नहीं होगा, यू आल्सो हैव टू चेक डायरेक्शन। देखो वर्टिकल जो कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब इस तरफ का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, एंड द रीजन वी नो इज, न्यूटन ने कहा है तो मोमेंटम उसी तरफ चेंज होगा जिस तरफ फोर्स होता है। जब ये बॉल जाके इसके साथ टकराएगा, जब ये बॉल जाके इस वॉल के साथ टकराएगा, तो वॉल इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो इस तरफ कहीं मोमेंटम चेंज होगा, उस तो और बिल्कुल इस तरफ का मोमेंटम चेंज होगा नहीं होगा, हमें यही देखना, ये वाला मोमेंटम क्या है, सेम, आगे आगे समझ, लेकिन इस तरफ का मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज होने की डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। So the change in momentum in this case, final momentum क्या है, माइनस एम वी बाई 2, माइनस इनिशियल मोमेंटम को क्या है, प्लस एम वी बाई 2 लिख सकता हूँ, आइए ना, आंसर क्या निकलता है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम वी बाई 2, आंसर क्या निकलता है, माइनस, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो कहा नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत।
करते हैं। हो गया ना सबका? एक बार मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। सोचो एक डिस्क है, डिस्क जिसका मास कितना दिया है? 100 ग्राम। मैंने इसका एमजी लिख दिया। इसका फ्लोटिंग होराइजन इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम। मतलब इसमें बुलेट्स फायर कर रहे हैं और बुलेट्स फायर करके हमने इसको क्या करके रखा? बैलेंस करके रख दिया, राइट? तो बुलेट का फोर्स मैंने एफ सफिक्स बी से रिप्रेजेंट कर दिया एंड दे आर फायरिंग बुलेट्स एट द रेट ऑफ 10 bullets per second. The bullets revolve with the same speed in the opposite direction, the velocity of each bullet. So let us say that the bullets are fired with the velocity of v. टकराने के बाद एक बुलेट जाके जब टकराता है v स्पीड से, टकराने के बाद वो उसी v स्पीड से क्या करता है? रिबाउंड करता है, नहीं करता? राइट? एंड नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इज व्हाट? 10 bullets. मुझे किसी तरीके से एफपी का वैल्यू निकालना है। एफपी क्या होगा? कहने से एफपी इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। बिकॉज यहाँ पर हमें एवरेज फोर्स ही पकड़ना है और चेंज इन मोमेंटम है ना। एक बुलेट का देखते हैं, एक बुलेट का अगर एक बुलेट का इनिशियल मोमेंटम एमवी है, टकराने के बाद अगर एमवी है ना, हमने जस्ट नाउ देखा टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? लेकिन एक बुलेट तो नहीं है ना, कितना बुलेट है? 10। तो 10 का चेंज इतना होगा और ये 10 बुलेट्स को फायर कितने टाइम में क्या गया है? 1 है ना। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द डिस्क। तो ये निकल के आ गया 2 MB, मतलब 20 MB लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हियर एज बिकॉज हमारा डिस्क बैलेंस्ड है, क्या मैं एपी का एमजी लिख सकता हूँ और एपी का हम क्या लिख सकते हैं? 20 MB इज इक्वल टू व्हाट? mg mm चलाना। तो यहाँ से v का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? g बाई मास अलग अलग है। किसका मास अलग है? 100 ओह यस यस सर फिजिकल बहुत बढ़िया है। समझ गए। इसका मास कितना? दिस इज कैपिटल है सर 20 m into m कैंसिल है। 20 m और वो m कैंसिल है। अच्छा चलेगा कोई नहीं। इसे ये क्या लिखते हैं? दिस इज 20 mg दैट इज इक्वल टू व्हाट? mg। तो v चाहिए दैट इज कैपिटल mg है ना, डिवाइड बाय 20 आया सबको समझ में? मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो पॉज।